Hello friends, welcome to another video tutorial from Kamal Dharyal. In today's video tutorial, we are going to talk on myocardial infarction. दोस्तों, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस्केमिक हार्ट डिजीज पे, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को हमने डिस्कस किया था कि इस्केमिक हार्ट डिजीज होती कैसे हैं, राइट, और कितने टाइप्स की होती हैं. क्लियर? तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हम जनरल भाषा में हार्ट अटैक भी बोलते हैं. हार्ट अटैक जनरली हम ये टर्म यूज कर देते हैं, हार्ट अटैक. क्लियर? तो हार्ट अटैक से आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत से लोगों की मौत हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से. क्लियर? तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या आप कह सकते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज, पूरे वर्ल्ड में बहुत कॉमन है, राइट. और ऐसी एरिया में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं जो आपकी इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया होती है. क्लियर? तो अपनी इंडिया में भी बहुत ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं हार्ट अटैक के, या आप कह सकते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के. तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इस्केमिक हार्ट डिजीज कितने टाइप की होती है और कैसे होता है, राइट. तो वहां पर हम बात कर रहे थे, एंड में हमने बात की थी कि प्लेक्स कैसे बनते हैं, राइट. प्लेक्स का मतलब है कि ये जो एथ्रोमेटस प्लेक्स आपके बन रहे हैं, यानी कि ये एथ्रोस्क्लेरोटिक कंडीशन जो बन रही है वो दो टाइप की आपकी बनती है. एक तो फिक्स्ड होती है, यानी उसको हम स्टेबल भी बोलते हैं, फिक्स्ड या स्टेबल प्लेग. दूसरा होता है अनस्टेबल, और उसको बोल सकते हैं आप वल्नरेबल प्लेग, या आप इसको रप्चर प्लेग भी हम बोलते हैं. क्लियर? तो देखिए दो तरह का है. पहले की अगर हम बात करें, देखिए ये आपका स्टेबल है, फिक्स है, यानी कि इसमें अगर रप्चर नहीं आता तो इसका फर्दर इसमें अल्सरेशन नहीं होता. क्लियर? और जो अनस्टेबल प्लेग आपके हैं, इनमें फर्दर अल्सरेशन होता है, यानी कि प्लेटलेट एग्रीगेशन, और साथ में फिर आपके क्या बनते हैं इसमें आपका फाइब्रिन क्लॉट ऊपर से अटैच हो जाता है. तो ये पूरा क्या बना देता है आपका थ्रोम्बस. इसको हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस फॉर्मेशन आपकी हो जाती है. तो देखिए ये जो पहला प्लेग आप देख रहे हैं, इसके कंडीशन में देखिए कि इसने इतना एरिया आपका कवर किया किसका, ब्लड वेसल का. कोरोनरी आर्टरी की अगर हम बात करें तो कोरोनरी आर्टरी का इतना एरिया इसने कवर किया. अब यहाँ ल्यूमन में कितना स्पेस आपका रहा कि जहां से आपका ब्लड फ्लो कर सकता है. अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं कि 25 to 30% आपका एरिया बचा हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 70 to 75% जो आपकी ब्लड वेसल है वो क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है, राइट. If there is 70% coronary artery is obstructed, only 30% area is clear for blood flow, right. ये एरिया सिर्फ आपका ब्लड फ्लो के लिए बचा हुआ है. क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में जो 30% ब्लड आपका फ्लो कर रहा है वो इनफ है कि वो जो मायोकार्डियम की रिक्वायरमेंट है, मायोकार्डियम की जो नीड है, उसको फुलफिल कर सके. कब? जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है, जब आप रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग स्टेज पे हैं, ठीक है, जब बॉडी रिलैक्स है, तो ये 30%, 25 to 30% ब्लड इज इनफ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट और द नीड ऑफ मायोकार्डियम, राइट. लेकिन अगर कंडीशन आपकी दूसरी हो, अगर टैकीकार्डिया है, टैकीकार्डिया, हार्ट बीट आपकी बढ़ गई है एक्सरसाइज करने से, या ज्यादा आप चल गए हैं, राइट, बहुत ज्यादा आपने एक्सरसाइज कर ली है, तो उससे आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, यानी कि रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, मायोकार्डियम की जो ब्लड रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ रही है. तो उस कंडीशन में फिर ये 30% या 25% ब्लड आपका इनफ नहीं है. उस कंडीशन में आपकी क्या हो सकती है, वो आपकी इस्केमिक कंडीशन हो सकती है, राइट. टैकीकार्डिया या फिर हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से,
क्लियर। तो ये इन कंडीशन में ट्रैकीकार्डिया या हाइपरटेंशन की कंडीशन में आपका इस्कीमिया हो सकता है, राइट। बात समझ में आई। जब हम बात कर रहे हैं कि स्टेबल प्लेग की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतनी एरिया होने के बावजूद टैकीकार्डिया या हाइपरटेंशन होने की वजह से इस्कीमिया आपका बन सकता है। अदरवाइज अगर आप रेस्टिंग स्टेज पे हैं या बॉडी अगर रिलैक्स आपकी है तो ये 25-30% आपका इनफ है कि वो मायोकार्डियम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इधर अनस्टेबल या वल्नरेबल प्लेग की। तो इसमें देखिए ऑलमोस्ट इस प्लेग ने क्या कर दिया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लेग बना हुआ है। इसने क्या कर दिया, इसने इस पूरी कोरोनरी आर्टरी को 90%, ऑलमोस्ट 90% कोरोनरी आर्टरी को इसने कवर कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। ओनली 10% कोरोनरी आर्टरी और द एरिया इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी इज क्लियर फॉर ब्लड फ्लो। 10%, केवल 10% आपका बचा हुआ है, राइट। तो इस कंडीशन में आप सोच सकते हैं कि क्या हो जाएगा, राइट। जब 25 या 30% में टैकीकार्डिया हाइपरटेंशन ऐसा होने पर या ज्यादा एक्सरसाइज करने पर आपकी इस्कीमिया की कंडीशन बन सकती है, तो यहां पर क्या हाल होगा देखिए। यहां पे तो कोई चांस ही नहीं, क्लियर। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसमें आपका क्या हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है जब आपकी 90%, ऑलमोस्ट 90% आपका कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू द वल्नरेबल प्लेग फॉर्मेशन, राइट। तो यहां पे जो हम स्टेबल प्लेग की हमने बात की है, अगर ये स्टेबल प्लेग बने हुए हैं तो आपकी जो इस्केमिक हार्ट डिजीज है, जैसे यहाँ पे आपका एंजाइना हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरिस में ऐसा हो सकता है, राइट। और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन आपकी कब बनेगी, जब ये प्लेग आपका बनेगा, अनस्टेबल प्लेग सब आपके बनते हैं, राइट। बात समझ में आई। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो आपका है उसमें आपकी जो आर्टरी है वो कंप्लीटली लगभग पूरी तरह से ब्लॉक आ गया है, उसमें आगे आपका ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है या बहुत कम ब्लड फ्लो कर रहा है, राइट। तो उस वाली कंडीशन में आपका क्या होगा कि जिस एरिया में वो कोरोनरी आर्टरी आपकी ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट में, हार्ट की वो एरिया आपकी क्या हो जाती है, पूरी तरह वो टिश्यू आपकी डैमेज हो जाती है, टिश्यू डेथ हो जाती है, राइट। तो उसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन का मतलब है टिश्यू डेथ फ्रॉम लैक ऑफ ब्लड फ्लो, राइट। इन्फार्क्शन का मतलब ही वही है कि टिश्यू डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो मायोकार्डियम पे, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों कि हार्ट की कौन कौन सी कोरोनरी आर्टरीज आपकी ब्लॉकेज हो सकती हैं, उनमें कौन कौन सी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ सकता है और कौन कौन सी साइड्स आपकी इन्फार्क्ट हो सकती हैं, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे आप डायग्राम पे देख रहे हैं, हार्ट का पिक्चर आप देख रहे हैं, उस पर देखिए ये 3 आर्टरी हमने बनाई हुई है, राइट। तो सबसे पहली आर्टरी आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, राइट। तो इसमें ब्लॉकेज आ सकता है। पहला ब्लॉकेज ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी। दूसरा ब्लॉकेज ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, ये वाली आर्टरी, राइट। और तीसरा ब्लॉकेज आ सकता है ब्लॉकेज ऑफ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी पे, क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं ए ब्लॉकेज की। ए ब्लॉकेज मींस ब्लॉकेज ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी की। तो इसमें जो आपके इन्फार्क्ट साइड्स हैं जहां पे आपका इन्फार्क्शन हो सकता है, साइड्स ऑफ इन्फार्क्शन वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहला एंटीरियर वॉल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल नियर द एपेक्स, ये एरिया, राइट, दिस एरिया, ये एरिया आपकी इस एरिया पर इन्फार्क्शन हो सकता है। दूसरा एंटीरियर 2/3 ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम पे, क्लियर। और दूसरे ब्लॉकेज की बात करें, दूसरा ब्लॉकेज मींस ब्लॉकेज ऑफ
राइट कोरोनरी आर्टरी, उसमें आपकी कौन कौन सी साइड्स पे इन्फेक्शन हो सकता है? पहला है पोस्टीरियर बेसल रीजन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, दूसरा पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, एंड थर्ड वन इज इंफीरियर पोस्टीरियर राइट वेंट्रिकुलर वॉल्स पे आपका इन्फेक्शन हो सकता है. एंड द थर्ड ब्लॉकेज सी, विच इज ब्लॉकेज ऑफ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी. तो इस पे ब्लॉकेज होने से आपकी लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आपकी क्या हो सकती है? इनफैक्ट हो सकती है अवे फ्रॉम द एपेक्स. एपेक्स को छोड़कर जितना आपका लेटरल वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल की इस तरफ को, ये साइड आपकी इस पे इन्फेक्शन हो सकता है. राइट. अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं. राइट. तो सबसे पहले एज ग्रुप की बात करते हैं कि कौन सा एज ग्रुप सबसे ज्यादा प्रोन होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए. दोस्तों 55 to 64 ईयर की जो एज है, 55 से 64 साल एज ग्रुप में जो पर्सन आते हैं उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के, यानी कि हार्ट अटैक होने के इस एज में ज्यादा चांसेस होते हैं मेल्स में. राइट. ये बात हम कर रहे हैं मेल्स की, मेल्स में. लेकिन फीमेल्स में आफ्टर 70 ईयर के बाद ज्यादा रिस्क होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का. राइट. और यंगर एज की अगर बात करें तो यंगर एज में नॉर्मली ये होता नहीं है. उन्हीं पेशेंट्स में, उन्हीं इंडिविजुअल्स में हो सकता है, उन यंगर्स में हो सकता है जो या तो जिनमें हाइपरटेंशन की कंडीशन हो, या डायबिटीज मेलाइटिस हो, या फिर फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो, या फिर स्मोक करता हो, या फिर इंडिविजुअल क्या करता हो, स्मोक करता हो. तो उन्हीं यंग पर्सन्स में मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं. सेकेंड रिस्क फैक्टर इज सेक्स. दोस्तों मायोकार्डियल इन्फेक्शंस वैसे तो मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है. ज्यादा प्रोन कौन है? मेल्स हैं इसके लिए. राइट. फीमेल में ये हो सकता है आफ्टर मेनोपॉज, ज्यादातर आफ्टर मेनोपॉज, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाने के बाद फीमेल में मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्योंकि तब तक क्या होता है, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है आपकी, तो एस्ट्रोजन हार्मोन आपका रिलीज होता है. तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है दोस्तों, वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है, यानी कि आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है. राइट. और ब्लड को थिन भी करता है. क्लियर. तो जिससे क्या होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता. राइट. कोलेस्ट्रॉल यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनमें ब्लॉकेज नहीं आने देता. क्लियर. तो इसका काम क्या होता है, एस्ट्रोजन आपकी ब्लड वेसल्स को, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, ये कह सकते हैं. क्लियर. तो एस्ट्रोजन रिलीज होने की वजह से फीमेल्स जो हैं इसके लिए प्रोटेक्टिव होती हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए, जब तक कि मेनोपॉज न हो जाए. आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन हार्मोन जब आपका बंद हो जाता है या इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, कम रिलीज होता है, तो फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. थर्ड वन इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से भी मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं. फोर्थ वन स्मोकिंग. देखिए दोस्तों, स्मोकिंग में क्या होता है कि जब आप स्मोक कर रहे हैं, या जैसे सिगरेट अगर कोई स्मोक करता है, तो उसमें जो केमिकल्स आपके होते हैं, वो केमिकल्स आपकी ब्लड को थिक करने का काम करते हैं. राइट. वो क्या करते हैं, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन आपकी बन जाती है स्मोकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग करने से. राइट. तो स्मोकिंग आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ा देता है. अल्कोहल भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ाता है. राइट. अगर एक्सेसिव अल्कोहल आप इंटेक कर रहे हैं, अल्कोहलिक हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हैं, तो अल्कोहल क्या करता है दोस्तों, एक्सेसिव अल्कोहल लेने से आपकी क्या होता है, एलडीएल लेवल बढ़ जाता है. लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं आपके, एलडीएल टाइप का जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आपका क्या होता है, बढ़ जाता है. एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं. राइट. तो जो आपका क्या लीड करता है, विच लीड्स टू एथेरोस्क्लेरोसिस.
ये आपका एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है। अगर आप बहुत कम अल्कोहल लेते हैं तो बहुत कम अल्कोहल लेने से ये माना जाता है कि बहुत कम अल्कोहल आपका HDL को बढ़ाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है, जो कि प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिस्क फैक्टर की, विच इज पर्सनैलिटी। देखिए पर्सनैलिटी की अगर बात करें तो हम दो तरह की पर्सनैलिटी की बात करते हैं, एक तो टाइप A पर्सनैलिटी, दूसरा टाइप B पर्सनैलिटी के लोग, राइट। तो फर्स्ट जो A टाइप है उसमें हमारे आते हैं वो लोग जो क्या करते हैं, हार्ड ड्राइविंग करते हैं, बहुत ज्यादा ड्राइविंग करते हैं, बड़े बड़े वाहनों को चलाते हैं, राइट। या फिर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, ठीक, जो लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, राइट, उनमें ऐसे इंडिविजुअल्स में मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्लियर। और दूसरी है बी पर्सनैलिटी के लोग, बी टाइप के पर्सनैलिटी के लोग जो बहुत कूल होते हैं, राइट, बहुत ज्यादा पेशेंस उनमें होता है, इम्पेशेंस नहीं होते, बहुत ज्यादा पेशेंस उनमें होता है, रिलैक्स रहते हैं, राइट, रिलैक्स टाइप की पर्सनैलिटी के लोग जो रिलैक्स्ड होते हैं, राइट। तो उनमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, राइट। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज डायबिटीज मेलाइटस। दोस्तों डायबिटिक कंडीशन भी, अगर कोई पेशेंट आपका डायबिटिक है तो उसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। देन नेक्स्ट वन इज ओबेसिटी, मोटापा। ज्यादा मोटापा भी आपका मायोकार्डियल इंफार्क्शन कॉज कर सकता है। मोटापा मींस ज्यादा फैट अगर आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है तो वो क्या करेगा, आपकी ब्लड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन बन जाती है, तो जिससे आपका ब्लड सप्लाई बंद हो सकता है, यानी कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो आपकी उन पे ब्लॉकेज आ सकता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन इज हाइपरटेंशन। ज्यादा ब्लड प्रेशर होने से भी क्या होता है, अगर हाई ब्लड प्रेशर किसी को है तो ऑक्सीजन डिमांड आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज अगर हो गया और ऑक्सीजन सप्लाई आपकी कम है तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया की कंडीशन, यानी कि ये आपका क्या है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया मीन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होना। ये फैमिलियल है, एक जेनेटिक कंडीशन है जो कि एक फैमिली में जो भी आपकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होने वाली ये क्या है, कंडीशन है, तो जो आपकी मायोकार्डियल इंफार्क्शन को इनवाइट करती है। क्लियर। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन के चांसेस को बढ़ा देते हैं। नाउ टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सिम्टम्स इंक्लूड पेन इन द चेस्ट में बहुत तेज पेन होता है, या फिर नेक पेन होता है, या बैक पेन, या फिर लेफ्ट आर्म पे पेन होता है, लेफ्ट आर्म, और जॉ पे भी पेन होता है कभी कभी, ठीक है। इसके अलावा फटीग, बहुत ज्यादा पेशेंट बहुत ज्यादा थकान, गहरी थकान महसूस करता है। एबनॉर्मल हार्ट बीट बहुत एबनॉर्मल आपकी आती है, एरिथमिया जिसको हम बोलते हैं। देन एंजाइटी का मतलब है घबराहट, पेशेंट बहुत ज्यादा घबराहट फील करता है या बहुत डर का अनुभव करता है, ठीक है। स्वेटिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा पसीना निकलना, ठीक है। नोजिया फील होता है, बेचैनी महसूस करता है, कभी कभी वोमिटिंग भी हो जाती है, ठीक है। और ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो इतनी सारे सिम्टम्स हैं जो मायोकार्डियल इंफार्क्शंस की कंडीशन में बन सकते हैं। दोस्तों मायोकार्डियल इंफार्क्शन दो टाइप के होते हैं। पहला है ट्रांसम्यूरल इंफार्क्शन, दूसरा सब एंडोकार्डियल इंफार्क्शन। ट्रांसम्यूरल इंफार्क्शन का मतलब है ट्रांस मीन्स अक्रॉस, म्यूरल मीन्स मसल, पूरी अक्रॉस द कंप्लीट मसल, यानी कि which involves full thickness of the ventricular wall। ट्रांसम्यूरल इंफार्क्शन किसको बोलेंगे, जब आपकी पूरी जो वेंट्रिकुलर वॉल है उसकी पूरी थिकनेस आपकी इन्वॉल्व होती है, यानी कि वो पूरी तरह से इंफार्क्ट हो जाए, ठीक है। वेंट्रिकुलर वॉल की जितनी थिक आपकी है वो पूरी तरह से आपकी क्या हो जाती है, इंफार्क्ट जब हो जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसम्यूरल इंफार्क्शन। और सब एंडोकार्डियल इंफार्क्शन उसको बोलेंगे जब आपका
वेंट्रिकुलर वॉल का 1/3 या फिर हाफ पोर्शन आपका इन्वॉल्व होता है उसमें, राइट। इट इन्वॉल्व्स इनर 1/3 और हाफ ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल, क्लियर। तो उसको बोलेंगे सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्लियर। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस के लिए लैब में हम ईसीजी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और दूसरा सीरम एंजाइम्स के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और तीसरा एंजियोग्राफी के थ्रू भी हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईसीजी की। तो दोस्तों मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में ईसीजी आपकी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। उसमें जो एसटी सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो दो कंडीशन आपकी बनती है, एक तो एलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट, दूसरा एसटी डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ एसटी सेगमेंट। देखिए ये जो है आपका ये एसटी सेगमेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इस तरह से आपका एलिवेशन होता है एसटी सेगमेंट पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। अगर एलिवेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसम्यूरल एमआई, ट्रांसम्यूरल एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और अगर एसटी सेगमेंट में डिप्रेशन है तो इसको बोलते हैं सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन, राइट। सीरम एंजाइम्स की अगर बात करें तो 3 सीरम एंजाइम्स ऐसे हैं जिनसे हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डायग्नोस कर सकते हैं। पहला है क्रिएटिनिन काइनेज, CKMB। ये क्रिएटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड इसको बोलते हैं, राइट। और दूसरा है ट्रोपोनिन T&I, 2 टाइप के हैं ट्रोपोनिन T&I। और तीसरा है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 1, LDH1। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 1 इसलिए क्योंकि प्रीडोमिनेटली यही आपका इंक्रीज होता है आउट ऑफ द 5 आइसोटाइप्स ऑफ LDH, क्लियर। तो ये 3 एंजाइम्स आपके, इनका एलिवेशन होता है, राइट। अगर ये तीनों आपके एलिवेट कर रहे हैं, इनका जो लेवल है, इनकी कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रही है, तो दैट इंडिकेट्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो देखिए किस तरह से इस ग्राफ के थ्रू आप समझिए कि कब कौन सा एंजाइम आपका इंक्रीज होता है, उसका लेवल आपका एलिवेट होता है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमने CKMB की हम बात कर रहे हैं। तो CKMB आपका विद इन 2 to 4 आवर्स ऑफ MI आपका ये क्या होता है, एलिवेट करना शुरू कर देता है, ठीक है, बढ़ना शुरू हो जाता है। और 24 आवर्स में इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपकी हो जाती है, राइट। मैक्सिमम पीक पॉइंट कौन सा है इसका, 24 आवर में अपने पीक लेवल पर होता है, राइट। तो 24 आवर्स में अपने पीक लेवल पर है, और धीरे धीरे फिर ये क्या करता है, धीरे धीरे फिर इसका जो लेवल है वो डाउन होता है। कब, आफ्टर 48 to 72 आवर्स इसका जो लेवल है वो नॉर्मल में आता है, ठीक है, आफ्टर 48 to 72 आवर्स, क्लियर। दूसरा देखिए ये ग्रीन कलर से तो CKMB की बात होगी। ब्लू कलर की लाइन जो आप देख रहे हैं दैट इज LDH1। तो LDH1 आपका कब इंक्रीज होता है, इट इंक्रीज आफ्टर 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे के बाद, यानी कि MI के 24 से 48 घंटे के बाद इसका लेवल आपका एलिवेट होना शुरू होता है, राइट। और धीरे धीरे इसका लेवल आपका नॉर्मल आता है कब, विद इन आफ्टर 7 to 14 डेज, 7 से 14 दिन के बाद फिर इसका लेवल जो है डाउन मतलब नॉर्मल लेवल पर आ जाता है, ठीक है, क्लियर। थर्ड जो आप लाइन देख रहे हैं रेड कलर की लाइन, दैट इज ट्रोपोनिन T&I। तो ट्रोपोनिन आपका ये विद इन 4 to 6 आवर्स ऑफ MI आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इट एलिवेट फॉर अप टू 2 वीक्स। ये आपका बढ़ते रहता है, कब तक, इसका जो लेवल है वो एलिवेटेड रहता है, बढ़ा हुआ लेवल रहता है, कब तक, अप टू 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक, 2 वीक्स ऑफ MI। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के 2 हफ्ते तक इसका जो लेवल है वो एलिवेटेड रहता है, क्लियर, ट्रोपोनिन T&I का, क्लियर। तो इन एंजाइम्स की हेल्प से, इनके एलिवेटेड लेवल की हेल्प से आप मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डायग्नोस कर सकते हैं।
नेक्स्ट टेक्निक ऑफ डायग्नोसिस इज एंजियोग्राफी। दोस्तों एंजियोग्राफी ये एक ऐसी टेक्निकल प्रोसेस है, राइट, एक इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से आपकी एक्सरे टेक्निक होती है, ये भी आपकी क्या है, एक इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम एक तो आपका कंट्रास्ट के लिए एक डाई यूज करते हैं, ठीक है, कंट्रास्ट के लिए एक डाई यूज करते हैं, और दूसरा एक्सरे इसमें यूज की जाती है, राइट। तो जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी ब्लॉकेज एरिया है, आर्टरी पर जो ब्लॉकेज एरिया है, हम उसको देख सकते हैं उस इमेज पे, ठीक है, क्लियर। ट्रीटमेंट की अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहले सपोर्टिव केयर की हम बात करते हैं तो इसमें डिफिब्रिलेशन किया जाता है। डिफिब्रिलेशन का मतलब है डिफिब्रिलेटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, ताकि आपका ब्लड सप्लाई प्रॉपरली हो सके। और इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी भी यूज की जाती है। मेडिकेशन में एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स आप दे सकते हैं, जैसे हिपेरिन है या वारफेरिन है। ऐसी ही एंटी एंजाइनल ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे सोर्बाइड डाइनाइट्रेट है, या स्टैटिन ड्रग्स भी यूज की जाती है। स्टैटिन्स का काम होता है दे रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये कोलेस्ट्रॉल को क्या करते हैं, उसके लेवल को रिड्यूस करते हैं। देन मेडिकल सर्जरी के थ्रू हम एमआई को ट्रीट कर सकते हैं, जैसे जिसमें कोरोनरी एंजियोप्लास्टी बहुत कॉमनली किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं, आर्टरी में जो आपकी ब्लॉकेज आर्टरी है उसमें क्या किया जाता है, एक गाइड वायर, कौन सी वायर, गाइड वायर, जिसके ऊपर क्या लगाया जाता है, एक बैलून कैथेटर लगाया जाता है। इसके ये आपकी गाइड वायर है, ग्रीन कलर से जो आप देख रहे हैं, इस पे आपने क्या किया हुआ है, एक बैलून कैथेटर हमने प्लेस किया हुआ है, जो क्या करेगा, जैसे ही आपने ये गाइड वायर आपने आर्टरी पे प्लेस किया, तो अंदर ये जो आपकी बैलून है, बैलून कैथेटर है, इस पे फिर हम इसको क्या करते हैं, इस पे हम एयर देते हैं। तो जब इस पे एयर देंगे तो ये बैलून आपका फूलेगा, ये बैलून फूलेगा, तो जो ये आपका ब्लॉकेज एरिया है, ये सपोज ये प्लेक्स है आपके, ठीक है, तो ये ब्लॉकेज एरिया आपका क्या होगा, ये खुलेगा। जैसे ही बलून आपका फूलेगा तो ये ब्लॉकेज एरिया आपकी खुल जाएगी, यानी कि प्लेक्स आपके कंप्रेस हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो ये जो ब्लॉक एरिया है ये आपकी ओपन अप हो जाती है। तो जैसे ही ये ओपन हो जाती है, राइट, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक स्टेंट आपका प्लेस कर दिया जाता है। स्टेंट मीन स्टेंट आपका ये एक मेटल का बना हुआ है, जैसे कोबाल्ट एलॉय मेटल के बने होते हैं, या फिर स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, ठीक है, इस तरह का स्टेंट रहता है। तो स्टेंट को प्लेस कर देते हैं, ताकि आपकी क्या हो, अगर हम स्टेंट न डालें तो आपकी जो ब्लड वेसल, ब्लॉक्ड ब्लड वेसल है, वो वापस ब्लॉक हो सकती है। तो स्टेंट से क्या होगा, लॉन्ग पीरियड तक, लंबे समय तक, या लाइफ टाइम आप कह सकते हैं कि स्टेंट अगर लगा हुआ है तो ब्लॉकेज नहीं आएगा, राइट, वापस ब्लॉकेज नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपका जो ओपन, जो आपकी आर्टरी ओपन हुई है वो ओपन अप रहेगी, ब्लॉकेज नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो इस तरह से स्टेंट प्लेस कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं कोरोनरी एंजियोप्लास्टी या कोरोनरी स्टेंट इसको बोला जाता है। देन कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी भी की जाती है दोस्तों, जो आपकी ब्लॉक्ड, सपोज को आपकी कोई कोरोनरी आर्टरी जो भी आपकी ब्लॉकेज है, तो सपोज इतनी एरिया में आपकी ब्लॉकेज है, ठीक है, यहाँ पे इतनी एरिया में ब्लॉकेज है, तो बॉडी के कहीं दूसरे पार्ट से, दूसरी जगह से हम ब्लड वेसल लेके इसको बाईपास कर देते हैं, इस एरिया को, ठीक है, इसको इस तरह से बाईपास कर देते हैं, ठीक है, ताकि यहां से, यहाँ तो आपका ब्लड सप्लाई हो ही रहा है, ब्लड फ्लो हो ही रहा है, सिर्फ इस एरिया में नहीं हो रहा है, तो यहां से हम डायरेक्टली इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, इस नई वेसल को, ठीक है, इसको बोलते हैं जैसे आपने ट्रैफिक पे देखा हुआ है, शहरों में आपने देखा है कि अगर कोई एरिया आपकी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आपका जाम लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो यातायात को सुचारू रूप से करने के लिए उसको एक बाईपास रोड बना दी जाती है, ताकि वो शहर से ना होके, वो शहर के किनारे से होते हुए सीधे फिर जाके आगे आपकी मिलती है, ठीक है। ठीक उसी तरह बाईपास कर दिया जाता है ब्लॉक्ड एरिया को, राइट। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। देन थेरेपी भी यूज की जाती है ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कार्डियक रिहेबिलिटेशन
आपका किया जाता है, यानी कि एक्सरसाइज कराई जाती है पेशेंट को, ठीक है, जिससे कि ब्लड सप्लाई आपका ठीक हो सके, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो सके और आपका ब्लड सप्लाई ठीक से हो सके और ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी ठीक हो सके। तो बहुत सारी एक्सरसाइज की जाती है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे, या फिर डॉक्टर्स या नर्सेज को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि वो क्या करें, पेशेंट को एक्सरसाइज बताएं, ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आई होप कि आपके समझ में वीडियो आया होगा। अगर आपके समझ में वीडियो आया तो प्लीज लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।